तो बात केरल की उस नर्स की करते हैं जिसे यमन में मौत की सजा सुनाई गई। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय है। निमिषा पर यमन में उनके बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप है। अब जाकर यमन के राष्ट्रपति ने मौत की सजा पर मुहर लगा दी, लेकिन निमिषा के पास अभी भी अपनी जान बचाने का एक विकल्प मौजूद है। उसे शरिया कानून में ब्लड मनी के नाम से जाना जाता है। यमन की जेल में बंद केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जिंदगी इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने निमिषा को दी गई मौत की सजा पर अपनी मुहर लगा दी है। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी उन्हें माना गया। फैसला उनके लिए फांसी की तारीख करीब ला सकता है। 1 महीने के अंदर उन्हें फांसी की दी जा सकती है। हालांकि फैसले के खिलाफ एक आखिरी ऑप्शन बाकी है। यमन के कानून के तहत ब्लड मनी यानी मुआवजे की रकम देकर मौत की सज़ा को टाला जा सकता है, मगर यह पूरी तरह से पीड़ित परिवार पर निर्भर करता है। इस मामले में निमिषा की मां ने भारत सरकार से गुहार लगाई और विदेश मंत्रालय ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो सवाल ये है कि ब्लड मनी आएगी कहां से, क्योंकि $40,000 की ब्लड मनी की पेशकश से बात नहीं बन पाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 से 4 लाख डॉलर की राशि देनी पड़ सकती है। रुपए में बात करें तो करीब 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए। ऐसे में सवाल ये भी कि इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी, क्योंकि निमिषा का परिवार मध्यम वर्ग से है। तो क्या यमन में निमिषा को फांसी होगी या फिर ब्लड मनी से बात बनेगी, इस पर चर्चा करेंगे। कानून की क्या बारीकियां हैं वो भी पैनलिस्ट से जानेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि ब्लड मनी होती क्या है। शरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधियों की सज़ा तय करने का हक है। हत्या के मामले में मौत की सज़ा है, लेकिन पीड़ित का परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ़ कर सकता है। इसे ब्लड मनी कहते हैं, जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। इस मामले में ब्लड मनी के आधार पर निमिषा को माफ़ी मिल सकती है। इसके लिए मेहदी के परिवार को कम से कम 3 से 4 लाख डॉलर यानी 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए तक ब्लड मनी देनी होगी। निमिषा को सज़ा से बचाने और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया। इसमें दुनिया भर से लोग निमिषा को बचाने के लिए डोनेशन दे रहे हैं। केरल के एक जाने माने बिजनेसमैन ने निमिषा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज दीक्षित, वकील सुप्रीम कोर्ट, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप कानून की पेचीदगियों और बारीकियों को समझते होंगे और शायद यमन के इस कानून को भी आपने स्टडी किया होगा कि वहां पर किस तरीके से होता है। क्या यमन का यह कानून निमिषा प्रिया को जिंदगी दे सकता है, और दे सकता है तो क्या इसमें जितना पीड़ित परिवार एक बार मांगेगा उतना ही दिया जा सकता है, या उस पर भी कुछ समझौता होने की गुंजाइश है? देखिए, इस समय जो निमिषा प्रिया का जो मामला है, इसके अंदर तकरीबन 3.25 या हम भारतीय मुद्रा में समझे तो 3.5 करोड़ रुपए की राशि के आसपास इसमें उनके ऊपर ब्लड मनी जिसे कहा जाता है, या तो फांसी की सजा ली जाए या फिर पैसा देकर के अपनी जिंदगी खरीदी जाए। ये वहां का कानून, वहां की हाई कोर्ट, वहां का लॉ, यमन कंट्री का लॉ यही बोलता है। ऐसे में निश्चित रूप से इसमें सिवाय पेनल्टी, एक तरीके से हम समझें जिस तरीके से हम कई सारे अपराधों में यहाँ पेनल्टीज जमा करते हैं, उसकी तय राशि होती है, ठीक उसी तरीके से यमन के इस कानून को ब्लड मनी का नाम देकर के आपकी जिंदगी की कीमत उसमें अदा कर रहे हैं, और मौत यानी फांसी की जो सजा है उससे आप बच सकते हैं। ये कानून के अंदर इसमें रहा है। जी, कानून के अंदर ये रहा है। तो क्या चांसेस हैं, अब जब राष्ट्रपति ने वहां पर यह तय कर दिया है कि मुहर लगा दी है, यमन का कानून अगर फांसी की सजा है तो कितने दिनों में दे सकता है? देखिए, जो नियत तिथि है फांसी तो उसी समय तय समय पर ही दी जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से अगर उसके पहले, जैसे कि कोर्ट के अंदर, ये मैंने आपसे कहा एक तरीके की पेनल्टी की राशि है जिसे ब्लड मनी कहा जाता है, अगर ये पेनल्टी की राशि हाई कोर्ट ऑफ यमन में जमा करवा दी जाती है तो ऐसे में निश्चित रूप से जो फांसी की सजा है वो टल जाएगी। जी, वो टल जाएगी। निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण सर, फॉरेन मिनिस्ट्री कांस्टेंट टच में है, यमन में चीज़ों को देख रही है, समझ रही है। क्या कुछ किया जा सकता है, या फिर निमिषा प्रिया
या तो ब्लड मनी या फांसी के बीच में तब तक झूलती रहेगी जब तक कोई एक चीज वहां पर प्रिवेल ना कर जाए। नहीं, देखिए, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा भी है कि भाई जो हमसे मदद हो सकेगी हम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इसमें पूरा एक्टिव भी होगी। और जैसे अभी वकील साहब बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। अब देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू अगर भारत सरकार बात करती है, वहां पर यमन गवर्नमेंट से बात करती है, तो इसमें दो तीन रास्ते। एक तो फांसी की सजा को थोड़ा लेट करा दिया जाए। पहला स्टेप तो यह है कि अगर फांसी की सजा जो 1 महीने के अंदर निश्चित हुई है, इसको अगर एक डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा दबाव डालकर, प्रेशर किसी तरीके से क्रिएट करके हम उसको क्या कर सकते हैं, डिले करा सकते हैं। इस डिले कराने में क्या होगा कि थोड़ा सा समय मिलेगा बातचीत करने के लिए। जो वहां पर जो पीड़ित परिवार है, जिनके डेथ हुई है जिन फैमिली में, तो उनसे बात करने का एक कहते हैं ना, डायलॉग टेबल पे लाने का एक समय मिल जाए। वो सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि एक बातचीत हो सके। और रही बात ब्लड मनी की, आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि केवल भारत में ही बात हम करें, बल्कि इंटरनेशनल भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैंने देखा कि कुछ यूके के लोग हैं, कुछ यूएस के लोग हैं, वहां पर कुछ एडवोकेट हैं जो कह रहे हैं कि हम निमिषा पिजा का केस लड़ना चाहते हैं। इतना उनको इसमें लग रहा है कि सच्चाई है। अब इसमें देखिए दो तीन बातें होती हैं। जैसे हम भारत के बारे में बात करें, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में बात करें, या इस तरह से गल्फ कंट्रीज के बारे में बात करें। देखिए, गल्फ कंट्रीज में ये शरीयत लॉ है, शरिया लॉ के अकॉर्डिंग ये वहां पे मैटर चल रहा है। हम लोग अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के साथ एक नेचुरल जस्टिस की बात की जाती है। देखिए, निमिषा पिलिया का जब हम केस देखते हैं तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि इनको जिस प्रकार से आपका शोषण किया गया, और इनका इंटेंशन नहीं था कि उनको मारा जाए, उस व्यक्ति को मारा जाए। तो अगर इस प्रकार की बात को अगर भारत के द्वारा बात उठाई जाती है, और इसको अगर हम और भी तरीके से ह्यूमन राइट्स के इश्यूज बनाकर, हमें जो हमारी यूएनओ की जो काउंसिल है ह्यूमन राइट्स की, वहां पर इस बात को रखा जाए कि भाई कोई भी देश का नागरिक अगर दूसरे देश में जाके काम करता है और उसके एक अपने ह्यूमन राइट्स के इश्यूज होते हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, कि ये भी कंसर्न किया जाए ना कि बंदी जिस भी जो मर्डर हुआ है वो कैसे हुआ है। एक तो होता है जानबूझकर इरादतन, जिसको हम लोग बोलते हैं, वकील साहब अच्छे से बताएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नॉन कंपाउंडेबल, जिसको केस बोला जाता है। क्या वैसा केस था, या आपका इरादा नहीं था और आपसे बाय मिस्टेक हुआ, गलती हुआ, और गलती भी किस कंडीशन में हुई है कि आपका एक एक्सप्लोरेशन हो रहा था अकॉर्डिंग टू निमिषा पिले, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं। तो अगर उस प्रकार की बातें हैं तो उस बात में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ग्राउंड का लेवल बनता है जहां पर हम लोग प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि कई भारतीयों को भारत सरकार के द्वारा वापस भी लाया गया था, जिनको आपका वहां पर गल्फ में ही फांसी दी, यानी कि मौत की सजा दे दी गई थी। तो मुझे लगता है कि अभी भी मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे लगता है कि भारत सरकार इसमें पूरी एक्टिव होगी। अभी तो क्या है कि जो ब्लड मनी के लिए बात भी हो रही है कि परिवार से बातचीत हो जाए कि वो कितने पे आपका एग्री होंगे। अभी तो ये कि ठीक अनुमान लगाया जा रहा है कि 3-4 लाख रुपए के आसपास, $3-4 लाख के आसपास ये बात बनेगी। लेकिन देखा जाए कि वो परिवार एग्री होता है या नहीं होता है, उन चीजों को भी देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें भारत सरकार को स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि बात ये इंडियन डायस्पोरा की, और एक बड़ी संख्या में हमारा डायस्पोरा रहता है। अगर इस प्रकार से वहां पर चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियंस है उनके अंदर एक डर व्याप्त होता है, एक भय व्याप्त होता है। और मैं मानता हूं कि डायस्पोरा के अंदर इस प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। करीब 100 बिलियन की आर्थिक सहायता भी देते हैं, और उनको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रदूत कहते हैं कि आप सब हमारे क्या राष्ट्रदूत है। तो इससे कहीं ना कहीं देश की इमेज भी खराब होती है, क्योंकि देखिए हम जितनी चर्चा कर रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ में बात कर रहे हैं, हम नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उस प्रकार की चर्चा नहीं होगी। वहां के मीडिया में, वहां के मीडिया में दिखाया जा रहा होगा कि एक नर्स आई थी, उसने हमारे एक सिटीजन का कत्ल कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं उस प्रकार का एक रेसिज्म भी फैलने का क्या होता है, डर पैदा होता है किसी भी देश के अंदर, और खासतौर से गल्फ के अंदर। तो मैं मानता हूँ जिस प्रकार सऊदी यूएई के साथ हमारे संबंध अच्छे बन रहे हैं, वहां पर हमारा देखिए यूएई के अंदर तो जितनी वहां की पॉपुलेशन नहीं है, उससे ज्यादा मतलब आप देखिए कि जो वहां की लोकलाइज पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा इंडियंस वहां पे काम कर रहे हैं, इंडियंस वहां पर हैं। तो जब इस प्रकार के इंटरेस्ट किसी देश का जुड़े रहते हैं सब कंट्रीज साथ में, तो मुझे लगता है भारत सरकार के पास एक अच्छा ग्राउंड है। और हमारे पीएम की इमेज तो बहुत अच्छी है। आप जानते हैं कि चाहे सऊदी की हम बात करें, यूएई की बात करें, सभी देशों ने भारत के पीएम को, हमारे जो सिविल ओनर होता है उनका ग्रेटेस्ट सिविल ओनर, वो तक प्रधानमंत्री जी को दिया है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक अच्छी पहल होगी, और कहीं ना कहीं सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। और सरकार का देखिए वकील साहब हमारे जितने भी हैं, या सरकार का पक्ष है कि भारत उनको वापस ले आया जाए, और सजा जो है यहाँ पे दी जाए, जेल में रखा जाए।
या कि मौत की सजा दी जाए, उस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है। लेकिन अभी देखिए, देखना बड़ा दिलचस्प है कि हमारी डिप्लोमेसी, और देखिए देश के सामने, हमेशा किसी भी देश के सामने, उसकी फॉरेन पॉलिसी के सामने, उसकी डिप्लोमेसी के सामने यही चैलेंजेस होते हैं, और इनसे टेस्ट होता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिप्लोमेसी में कितना गहराई है। ठीक तो है। ये तनुज टेस्ट तनुज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज, वैसे भारत में ब्लड मनी जैसा कोई रूल है नहीं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है जो पीड़ित पक्ष होता है, जो विक्टिम होता है, वो अपराधी को माफ कर देता है। जैसे राजीव गांधी हत्याकांड की बात करें, वहाँ पर उस महिला को परिवार ने माफ कर दिया। सोनिया गांधी भी गई थी, एक इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इसको माफ़ी दे दी जाए। तो ये परिवार अपनी तरफ से कोई कदम उठा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या इस परिवार से संपर्क करके इस परिवार से गुहार लगाई जा सकती है? तो ये परिवार अगर वहाँ पर अपनी बात रखे, वहाँ का कानून क्या कहता है? अगर परिवार अब, जबकि वहाँ के राष्ट्रपति ने फांसी पर मोहर लगा दी है, अब आगे बढ़कर मान लीजिए कहता है, हाइपोथेटिकल में सवाल रख रहा हूँ, कि हम माफ करना चाहते हैं, तो क्या होगा? देखिए, भारत में तो ये नियम है कि हम कॉम्प्रोमाइज पेश कर देते हैं, या हम पीड़ित पक्ष जो होता है वो अपना केस वापस लेने के लिए आकर के गवाही देता है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में जो अपराध है वो दो तरीके के होते हैं, कंपाउंडेबल एंड नॉन जी कंपाउंडेबल। जी। ऐसे में ये स्थिति बहुत डिपेंड करती है कि अपराध का जो तरीका है वो कितना संगीन और संगीन अपराध है। इसके अतिरिक्त अगर हम यमन के कानून की बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो शरिया लॉ है, शरिया लॉ के अंदर ये ब्लड मनी जो है ये बकायदा कुरान के अंदर भी उल्लेखित है, और इसके अंदर यही चीज सबसे महत्वपूर्ण लिखी गई है जिसे दिया बोलते हैं। मतलब कि इसके बावजूद भी अगर ये सजा माफ होती है, मतलब मौत की सजा, फांसी की सजा माफ होती है, पैसा पेनल्टी के रूप में चुकाने के बाद में, उसके बावजूद भी एक कोई ऐसा पनिशमेंट जो कठोर रहेगा, कठोर पनिशमेंट दिया जा सकता है। मतलब पूर्ण रूप से पैसा देकर के आप सिर्फ अपनी जिंदगी छूट नहीं सकते, आपका यह कहना है? जी, वो पूर्ण रूप से। और देखिए, ये निर्भर करता है क्योंकि वहां की, ये यमन के जो सर्वोच्च सुप्रीम जुडिशियल है, उन्होंने ये फैसला सुनाया है, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है। लगभग 1 महीने का समय बचा है, लगभग 3.5 करोड़ की राशि देना है। ऐसे में निमिषा प्रियक के ऊपर बहुत ही एक बड़ा संकट दिखाई देता है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत सरकार ने एक इसमें इंटरवीन किया है, तो ऐसे में एक उम्मीद ये दिखाई देती है कि जो अमाउंट है, क्योंकि एक एनजीओ के माध्यम से, एक कैंपेन के माध्यम से भी लगभग 1 करोड़ की धनराशि, ऐसी जानकारी मिली है कि लगभग इतनी धनराशि एकत्रित की है। केरला से भी कोई एक व्यवसायी है, वो भी 1 करोड़ के आसपास की राशि बोल रहे हैं। तो ऐसे में जो अमाउंट है वो लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में ही अब बचता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत सरकार का इंटरवेंट निश्चित रूप से फांसी की सजा होने से बचाएगा, जो खास करके ये तलाल के जो, नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ये हो जाता है, फांसी की सजा से बचा लेते हैं, क्या ये अदा करने के बाद निमिषा प्रिया आजाद हो जाएंगी, या फिर किसी इसी सजा के आरोप में उन्हें जेल काटनी पड़ेगी? नहीं, निश्चित रूप से इसके अंदर यह है कि मर्सी जो है वो पूरी तरीके से इस पे डिपेंड करती है, न्यायालय के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपसे वही कहा कि भले ही पीड़ित पक्ष जिसे मुआवजा देने के बाद में, ब्लड मनी देने के बाद में भी ये मैटर करता है कि उसमें और क्या अतिरिक्त एक कठोर सजा इसमें हो सकती है। जी, एक कठोर सजा और हो सकती है। निपुण आलम बयान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं उनको स्क्रीन पर। निपुण, क्या भारत सरकार, मान लीजिए निमिषा प्रिया की जो मुहिम है, हम लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे अलावा जगह जगह चर्चा हो रही है इस केस को लेकर, क्या ऐसा कोई इंस्टांस है कि भारत सरकार ने जान बचाने के लिए आर्थिक मदद की हो? क्या भारत सरकार कर सकती है? क्या किसी तरह का कोई बाउंडेशन है? क्योंकि MEA के जरिए सारी बातचीत अभी चल रही है। क्या ऐसा कोई इंस्टांस है कि भारत सरकार आगे बढ़े, क्योंकि लोग तो कलेक्ट कर ही रहे हैं पैसा? नहीं, देखिए, भारत सरकार बिल्कुल इसमें आगे बढ़ सकती है, और डायस्पोरा के लिए भारत सरकार बहुत एक्टिव रही है हर तरीके से। और रही बात फंड में सहायता करने की, वो भी हमको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। मुझे अब एकदम एग्जैक्ट तो नाम नहीं, केस के याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार ने फंड भी किया है, और उसमें कोई वो नहीं कि भारत सरकार इसमें नहीं कर सकती है। देखिए, क्या है ना कि हमारी नजर से इसको देखा जाए, इस पूरे केस को देखा जाए इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग,
तो इस केस के अंदर हम जब बात करते हैं तो हम इसको अगर नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे लेकर जाएंगे तो हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उस केस में देखिएगा कि इनकी क्या नीयत थी मर्डर करने की। तो अगर हम इंडियन अगर कॉन्सेप्ट से बात करते हैं, अगर हम लोग यूएसए के नजर से बात करते हैं, यूके की नजर से बात करते हैं, तो वहां पे आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी। हाँ, अगर हमको ये बात फील होती है कि वाकई में जो इरादतन मर्डर किया है उस प्रकार की बात है, तो भारत सरकार वैसे ही आगे नहीं बढ़ती। भारत सरकार इस बात को बोलती नहीं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की इमेज खराब होती है। भारत सरकार अगर इतनी आगे बढ़ रही है और हमारी विदेश मंत्रालय ने इस बात को उठाया है कि हम हर संभव मदद करेंगे, तो मेन डेट की सरकार कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि लीगल ग्राउंड पे ये कहीं ना कहीं बात इसको देखा जाना चाहिए। एक बस प्रॉब्लम यहाँ पर जो मैटर ये है कि लॉ वहां पर ऐसा है कि लॉ के अकॉर्डिंग देखिए दो बातें हैं, हालांकि हमारे जो वकील साहब है वो अच्छे से बताएंगे, पर ज्यादातर मैं संविधान की जानकारी रखता हूं। तो संविधान में दो बातें की जाती हैं, एक तो होता है कि जो एस्टैब्लिश बाय लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में एस्टैब्लिश बाय लॉ भी चलता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी चलता है, बट यमन में क्या चलता है आपका एस्टैब्लिश बाय लॉ कि जो लॉ में लिखा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। इंडिया कहता है कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उसके पीछे उसका नजर भी देखा जाए कि व्यक्ति क्या ऐसा करना चाहता था, किन परिस्थितियों में मर्डर हुआ। और ये हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे रहे, आपको निर्भया वाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर में बहुत बड़ी टिप्पणी की थी कि किस तरह से आपको देखा जाना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे पहलू ऐसे हैं, लीगल ग्राउंड्स ऐसे हैं, और जब हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और मैं एक बात बहुत बड़ी बात उठाई कि जो हमारे एक मानवाधिकार की अगर बात आती है, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, तो ह्यूमन राइट्स पूरे वर्ल्ड में प्रत्येक नागरिक के लिए, किसी भी देश के हों, सबके लिए इक्वली होते हैं। तो अगर हम ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स पे भी बात करेंगे तो मुझे लगता है भारत सरकार इसमें अच्छा कदम उठाएगी, और ब्लड मनी की बात भी करें उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार मदद कर सकती है। तनुज, आपने जितना स्टडी किया इस मामले को, क्या इस मामले में जैसे हमारे देश में होता है हम रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं, क्या रिव्यू फाइल करने जैसी कोई संभावना बचती है यमन में उस ज्यूरी के पास, उनके पास जिन्होंने फैसला लिया है इस सजा देने का? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन ये आपको क्या आती है, इस पर राष्ट्रपति की मोहर जो है वो लग चुकी है, ये जरूर निश्चित रूप से ध्यान हो। और एक और चीज जो मैं जरूर बताना चाहता हूं कि इस्लामिक कानून की अगर हम बात करें, जैसे शरिया लॉ की अगर हम बात करें, तो जो दिया दिया इसे बोलते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, यानी कि ब्लड मनी, तो शरिया कानून में पीड़ित के परिवार को ये तय करने का पूरा अधिकार होता है कि हत्यारे को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए। ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक सजा और हो सकती है, उसके पीछे ये वजह है। अगर हत्यारा जो है दिया यानी ब्लड मनी से उस मैं एक मिनट तनुज आपको रोकता हूं और अपने दर्शकों को बताता हूं जो ग्राफिक्स में चल रहा है, ये 2008 में गई थी यमन में काम करने। 2011 में मैं चाहता हूं एक बार ग्राफिक्स लाए जाएं, जो ग्राफिक्स लगातार चल रहे थे, उन ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी मैं तनुज के सामने रखूंगा कि किन परिस्थितियों में ये घटना सामने आई थी। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा एक बार फिर से ग्राफिक्स सामने, वो ग्राफिक्स हो और उनके जरिए चीजें सामने आए। खैर तनुज आप अपनी बात जारी रखिए। निश्चित रूप से देखिए, इसमें मैंने आपसे कहा कि सजा को माफ किया जा सकता है, अभी भी इफ एंड बट वाले प्रश्न है। साथ ही कुरान की अगर हम बात करें तो कुरान में कहा गया है कि ए ईमान वालों, हत्या के मामले में तुम्हारे लिए बदला लेने का कानून तय किया गया है। एक आजाद आदमी के लिए एक आजाद आदमी, एक गुलाम के लिए एक गुलाम, और एक औरत के लिए एक औरत। लेकिन अगर अपराधी को पीड़ित के अभिभावक द्वारा माफ कर दिया गया जाता है तो खून का पैसा निष्पक्ष रूप से तय किया जाना चाहिए और भुगतान विनम्रता से किया जाना चाहिए। पर तुम्हारे रब की ओर से एक रियायत और दया है, लेकिन जो इसके बावजूद भी अपराध करेगा, ये ध्यान हो, उसे दर्दनाक सजा मिलेगी। ये कुरान के अंदर लिखी हुई चीजें हैं और निश्चित रूप से यही शरिया लॉ के अंदर भी इंप्लीमेंटेड दिखाई देता है। जी, निमिषा प्रिया ने नर्सिंग की ट्रेनिंग की, 2008 में यमन में गई, यमन में काम करने लगी। टॉमी थॉमस से शादी हुई थी, उसकी एक बेटी हुई। आर्थिक तंगी के कारण पति और बेटी 2014 में भारत लौट आए। निमिषा प्रिया के ग्राफिक्स को समझते रहिए। 2015 में निमिषा और यमन के तलाल अब्दो ने मिलकर क्लिनिक एक शुरू किया, ये दोनों ने मिलकर ही क्लिनिक शुरू किया।
तलाल ने कागजों में हेर फेर करके क्लिनिक पर कब्जा कर लिया। जो जानकारी यहां पर है, निमिषा की शादी की पुरानी फोटो में छेड़छाड़ कर वो उन्हें अपनी पत्नी बताने लगा। तलाल निमिषा का पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा। निमिषा इसके खिलाफ कोर्ट गई, जहां से तलाल को कई बार जेल भी हुई। 2017 में डॉक्यूमेंट लेने के लिए निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जहां ओवरडोज की वजह से तलाल की मौत हो गई, जिसके बाद निमिषा को फांसी की सजा दे दी गई। अब निमिषा कितना जिम्मेदार है इन हालात के लिए, तनुज? देखिए, बेशक रूप से हमारे यहाँ पर अगर अज्ञानता में भी यानी जानबूझकर गैर इरादतन हत्याओं के लिए भी धाराएं हैं और उसमें भी पनिशमेंट उतने ही टफ हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर मामले को अगर हम उस तरीके से भी समझे, यमन की कानून के अकॉर्डिंग भी समझे, तो ये एक गैर इरादतन हत्या का ही मुझे मामला लगता है यमन में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि तलाल उसको प्रताड़ित कर रहा था। तलाल ने उसके कागज अपने पास रख लिए थे, पासपोर्ट रख लिया था, और जब वो कागजात उसे लेने थे तो उसने अपने तरीके से उसको एक डोज देकर बेहोश करके कागजात लेने की सोची, जो उसका प्राइम मोटिव रहा होगा। निपुण आलम म्यान, मैं आपके पास आता हूं। अगर प्राइम मोटिव इन चीजों से निकलता दिखता है तो क्या जानबूझकर निमिषा को शिकार बना लिया गया, उसके बाद निमिषा को मौत की सजा दे दी गई? अब क्या भारत इसमें कर क्या सकता है? अगर वहां के राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, क्या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसमें बात होकर कुछ किया जा सकता है? उनके राष्ट्रपति के जरिए एक बार फिर से इस रिव्यू पिटीशन को देखा जाए, भले ही उन्होंने साइन किया हो। देखिए राजीव जी, बिल्कुल सही बात है। एक टेक्निकल चीज मैं आपको बताता हूँ। जब ये पूरा कोर्ट में मैटर चला, वो अरबिक लैंग्वेज में चला, तो निमिषा प्रिया ने ये बात भी कही है, इनकी माँ ने भी ये बात कही है कि हमको पता ही था कि वहां दलीलें क्या दी जा रही थी, क्योंकि हम बहुत सारी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाते हैं, अरबिक लैंग्वेज को, काफी चीजें। तो ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए कि अरबिक लैंग्वेज का। अब दूसरी बात, देखिए, सब नेशंस के अपने अपने लॉ हैं। चाहे यमन की बात है, उनका लॉ है, अपने सिस्टम से चलते हैं। हमारा लॉ है, हमारे सिस्टम से चलता है। अब क्या है कि जब हमारे यहाँ का व्यक्ति उधर जाएगा, उनके यहाँ पर जाएगा, काम करेगा, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो एक बनता है ह्यूमन राइट्स का इश्यू। और ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल मैटर बनता है, जो पूरे विश्व के सभी, कोई भी मनुष्य हो, सब पर क्या होता है, इम्प्लीमेबल होता है। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट उस ग्राउंड पे जाके बातें करेगी कि भाई देखिए, आपके यहाँ पे हम क्राइम हुआ है, मान रहे हैं, जितने भी आप देखेंगे, देखिए इरादतन गैर इरादतन सब बातें हैं, लेकिन एक्सप्लोइटेशन हो रहा था अकॉर्डिंग टू निमिषा। फिर आपने अरबिक लैंग्वेज वहां पे डिस्कशन कराया, वो अपना पक्ष भी ठीक से नहीं रख पाई। ये तो नेचुरल जस्टिस का लॉ है कि दोनों पक्षों को ठीक से सुना जाना चाहिए, दोनों पक्षों की बातें होनी चाहिए। तो आपने जो ये ग्राउंड्स पर सब बातें की हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इन ग्राउंड्स को अगर गवर्नमेंट उठाएगी, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायलॉग्स हो सकता है। और देखिए, एक नेशनल लॉ से ऊपर इंटरनेशनल लॉ होता है, तो उस इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर बातें होंगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी सरकार ने, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से उनके प्रेसिडेंट, यमन के प्रेसिडेंट के थ्रू अगर बातचीत हो तो इन सब मामलों पर वो फैक्ट रखे जा सकते हैं जो फैक्ट इस सारी घटना के पीछे रहे, इस सारी घटना के जड़ में रहे, तब शायद निमिषा प्रिया को राहत मिल सकती है। नहीं तो लोग और सामाजिक संगठन उस पैसे का बंदोबस्त करने में लगे हैं जिसे ब्लड मनी कहा जाता है। तनुज, आपका और निपुण जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए।